ये तथ्य कि उन्होंने हमारे शौचालय की खरीद रद्द कर दी है, जिससे उन्हें महंगा खर्च होगा। सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि उन्हें वास्तव में आज की स्थिति में उनकी आवश्यकता होगी यदि वे रूसी संघ के प्रति उसी नीति का पालन करना जारी रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? हमारी पिछली टेलीफोन बातचीत में स्वयं बैठक और जिस स्थान का आयोजन किया जाना था, दोनों ही अमेरिकी पक्ष द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और मैं इससे सहमत हूं। इस संबंध में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि निश्चित रूप से ऐसी बैठकें मेरे और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों के लिए अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए। इसे हल्के में लेना और ऐसी बैठक को अपेक्षित परिणाम के बिना छोड़ना गलती होगी। मुझे ये कहना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस पर सहमति व्यक्त की, पूरी तरह सहमति व्यक्त की और कहा कि उनके पक्ष में वर्तमान अमेरिकी प्रशासन के कई अधिकारी इस बैठक की तैयारी पर काम करेंगे। उसने उनमें से कुछ नाम बताए और मैंने कहा कि हमारे अमेरिकी सहयोगी उन लोगों की अंतिम सूची पर निर्णय लेने के बाद जो हमारी बैठक की तैयारी पर काम करेंगे, हम अपनी ओर से ये भी घोषणा करेंगे कि हमारी तरफ से रूसी पक्ष से इस पर कौन काम करेगा। लेकिन पहले चरण में बिना किसी संदेह के इस दिशा में पहला कदम रूसी संघ के विदेश मंत्री लावरोव और राज्य सचिव रूबियो द्वारा उठाया जाना चाहिए। खैर, हम यही पर सहमत हुए और अब मैं देखता हूं कि मैं इस कथन से परिचित हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बैठक को रद्द करने या स्थगित करने का फैसला किया है। वह इस बैठक को स्थगित करने का सुझाव दे रहे हैं। खैर, मैं क्या कह सकता हूं? बातचीत हमेशा किसी भी टकराव से बेहतर होती है, किसी भी विवाद से बेहतर होती है या युद्ध से ज्यादा बेहतर होती है। इसलिए हमने हमेशा इसका समर्थन किया है, बातचीत जारी रखने का, और अब हम इसका समर्थन करते हैं। अब नए प्रतिबंधों के बारे में सबसे पहले यहाँ कुछ भी नया नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से वे हमारे लिए गंभीर हैं, यह स्पष्ट है, और उनके कुछ परिणाम होंगे, लेकिन वे हमारे आर्थिक कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, ये ज्ञात है कि अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने उस समय तक रूसी संघ के खिलाफ लगाए गए सबसे बड़े प्रतिबंधों को पेश किया। आज उनके पास निश्चित रूप से दो पहलू हैं, विशुद्ध रूप से राजनीतिक और आर्थिक दोनों पहलू। राजनीतिक पहलू के बारे में चर्चा की जा सकती है। यह निश्चित रूप से रूस पर दबाव डालने का प्रयास है, लेकिन कोई भी आत्मसम्मान करने वाला देश और कोई भी आत्मसम्मान करने वाला लोग कभी भी दबाव में कोई निर्णय नहीं लेते हैं। और निस्संदेह रूस को खुद को महसूस करने और खुद को आत्मसम्मान करने वाले देशों और लोगों की इस सूची में विचार करने का विशेषाधिकार है। दूसरा विशुद्ध रूप से आर्थिक घटक है। लेकिन अगर हम राजनीतिक हिस्से के बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप से यह रूस के प्रति एक अनुकूल कृत्य है जो स्पष्ट है, और यह रूस के अमेरिकी संबंधों को मजबूत नहीं करता है जो अभी ठीक होने लगे हैं। बेशक ऐसी कार्रवाइयों के माध्यम से अमेरिकी प्रशासन रूसी अमेरिकी संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं? आर्थिक पक्ष के लिए मैं एक बार फिर दोहराता हूं, निश्चित रूप से यहां कुछ भी अच्छा या सुखद नहीं है। लेकिन अगर हम इन प्रतिबंधों के आर्थिक पक्ष को निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से देखते हैं तो हम वर्तमान में क्या देखते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका मेरी राय में लगभग 13.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर सऊदी अरबिया है, कहीं लगभग 10 मिलियन, और रूसी संघ लगभग 9.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन के साथ तीसरे स्थान पर है। लेकिन अमेरिका 20 मिलियन का उपभोग करता है। वे कुछ बेचते हैं और भी अधिक खरीदते हैं, मुख्य रूप से कनाडा से। इसलिए वे 13.5 का उत्पादन करते हैं और 20 का उपभोग करते हैं। लेकिन सऊदी अरबिया में रूसी संघ अधिक तेल और पेट्रोलियम उत्पाद बेचता है। मैं कुछ आंकड़ों में गलत हो सकता हूं या विवरणों को मिलाने की गलती कर सकता हूं, लेकिन उत्पादन का क्रम वास्तविकता के करीब है। और यह सच्चाई क्या है? सऊदी अरबिया विदेशी बाजारों को लगभग 9 मिलियन टन तेल और पेट्रोलियम उत्पाद बेचता है, जबकि रूसी संघ 7.5 मिलियन टन बेचता है। इसका मतलब है कि वैश्विक ऊर्जा संतुलन में हमारा योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और अब यह संतुलन उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के हित में स्थापित हो गया है। इस संतुलन को तोड़ना एक कठिन कार्य है जो प्रयास करने वालों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। क्यों? खैर, सबसे पहले यह कहा जाना चाहिए कि समग्र उत्पादन वर्तमान में एक पठार पर है। बेशक कुछ हिस्सा, स्पष्ट रूप से सभी नहीं, यह असंभव है, लेकिन रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के कुछ हिस्से को विश्व बाजार में प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
लेकिन सबसे पहले इसके लिए समय की आवश्यकता होती है और दूसरी इसके लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। पहली बार हमने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से सुना है कि वह आर्थिक गतिविधि में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को हाइड्रोकार्बन ऊर्जा में निवेश करने का प्रस्ताव और प्रोत्साहित कर रही है। अब तक स्थिति इसके विपरीत रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ढांचे के भीतर भी कहा गया था कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में निवेश किया जाना चाहिए। हाँ, ये आवश्यक है, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले वर्षों में किसी भी मामले में आने वाले दशकों में हाइड्रोकार्बन के बिना करना असंभव होगा। यह खपत में वृद्धि के संबंध में स्पष्ट है। विश्व अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास हो रहा है और ऊर्जा की खपत भी बढ़ रही है, यहां तक कि अभी उत्पादन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के सुझाव भी यथार्थवादी दिखाई नहीं देते। और यदि विश्व बाजार में हमारे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा तेजी से कम हो जाती है तो कीमतें बढ़ जाएंगी। मेरे अमेरिकी सहयोगी और मैंने भी इस बारे में बात की। इससे क्या होगा? इससे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की लागत में तेजी से वृद्धि होगी, जिसमें गैस स्टेशनों पर भी शामिल है, और संयुक्त राज्य अमेरिका कोई अपवाद नहीं है। यदि हम अमेरिका के घरेलू राजनीतिक कैलेंडर को ध्यान में लेते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में प्रक्रियाएं बेहद संवेदनशील होंगी। और जो लोग वर्तमान अमेरिकी प्रशासन को ऐसे निर्णय लेने की सलाह दे रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वे वास्तव में किसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ और महत्वपूर्ण है कि हम आत्मविश्वास, स्थिर और कुछ नुकसान के बावजूद महसूस करते हैं, जो निश्चित रूप से होगा क्योंकि यह कई परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। फिर भी हमारा ऊर्जा क्षेत्र काफी आश्वस्त महसूस करता है। मुझे उम्मीद है कि इससे विश्व बाजार में गंभीर परिवर्तन नहीं होंगे। हालांकि सभी को अब सोचना चाहिए, और मैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से सहमत हूं, पारंपरिक ऊर्जा में, पारंपरिक प्रकार की ऊर्जा में निवेश करने की आवश्यकता के बारे में सोचें। हम यही कर रहे हैं और जारी रखने का इरादा रखते हैं। अगर अंत में हम किसी प्रकार के दबाव की ओर नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र सहित भविष्य के बारे में गंभीर बातचीत की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास संयुक्त कार्य के लिए कई क्षेत्र हैं। हम आमतौर पर इसके लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, यह न केवल रूसी संघ पर निर्भर करता है बल्कि हमारे भागीदारों पर भी निर्भर करता है, इस मामले में अमेरिकी लोगों में। धन्यवाद। एक प्रश्न कृपया कॉन्स्टेंटिन कलाशनिकोव के टेलीविजन चैनल से। पश्चिमी लंबी दूरी के हथियारों के उपयोग के संबंध में आप व्यक्तिगत रूप से वॉशिंगटन से आने वाले स्पष्ट रूप से विरोधाभासी संकेतों का आकलन कैसे करते हैं? कल वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि अमेरिका ने इस हथियार के उपयोग पर एक प्रमुख प्रतिबंध हटा दिया। तब ट्रंप ने कहा कि फिर भी टोमाहॉक की आपूर्ति नहीं की जाएगी। और सिर्फ एक घंटे पहले जेलेंस्की ने फिर से कहा कि यूक्रेन को हथियार मिलेंगे जो लगभग 3000 किलोमीटर पर हमला करेंगे। आपकी राय में क्या यह अभी भी बढ़ रहा है? यह वृद्धि का एक प्रयास है, लेकिन अगर रूसी क्षेत्र के खिलाफ ऐसे हथियारों के साथ हमले किए जाते हैं तो प्रतिक्रिया बहुत गंभीर होगी, अगर चौंकाने वाला नहीं है। उन्हें इस बारे में सोचने दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।